जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 साइंस केमिस्ट्री। साइंस जो हम लोग का आज रसायन शास्त्र है केमिस्ट्री, वो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी क्लास 12 को विषयों को कवर किए हैं। रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री जो कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे, इसी कारण हम लोग केमिटिंग कहा जाने लगा और केमिस्ट्री बन गया। रसायन विज्ञान का फादर यानी लेवाइसिए हैं, जो कि हम लोग क्लास 12 में आज का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हम लोग का चैप्टर का फर्स्ट है पदार्थ, जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पर चर्चा की गई है। उसमें हम लोग पदार्थ की अवस्था पर जानते थे। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो आज हम लोग जानने वाले हैं गैस के सामान्य गुण। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको गैस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में, आपसे एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में जा सकेंगे। इसके साथ साथ आप अपने कंपटीशन में भी रसायन शास्त्र के सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि गैस का सामान्य गुण, जो कि हम लोग का टॉपिक का नाम है, वह है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, इस पर हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का कि एक गैस का वाष्प दाब 14 है, उसका अनुभार होगा। तो देखिए, वाष्प दाब 14 है, उसका अनुभार पूछा है। आप लोग पहले ऑप्शन दिया है, उसमें से चिन्हित कर लीजिए, उसके बाद से मेरे दिए हुए आंसर से मिलाइएगा। देखिए, हम सभी आंसर के सभी विकल्प को आपको व्याख्या करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के व्याख्या में यह होगा कि किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना है पूछा जाता है, तो बताया जाता है कि 2 गुना है। तो वही आप लोग का वाष्प घनत्व दे दिया है, उसका अनुभार पूछा जाता है, इसका क्या करना है, हमें 2 गुना करना है। तो देखिए, जो हम लोग का दिया था 14 दिया है, उसका वाष्प घनत्व कितना दिया है 14। तो 14 गुने क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 14 गुने 2 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 28। इसलिए हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो कि हम लोग का 28 होगा। उसी तरीका से मान लीजिए कि किसी गैस का वाष्प घनत्व हम लोग का दे दिया जाए 36, तो उसका पूछा जाए कि अनुभार क्या होगा, तो हम लोग कर सकते हैं 36 गुने 2 बराबर हो जाएगा 72। उसी तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को हल कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और घुमा कर पूछ सकता है, पूछेगा कि मान लीजिए किसी गैस का अनुभार दे दिया जाए आपको 48, क्या दिया जाए 48, और पूछा जा रहा है कि इसका बताइए वाष्प घनत्व क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि वाष्प घनत्व क्या होता है, वाष्प घनत्व उसके अनुभार के क्या होता है, वाष्प घनत्व जो होता है अनुभार निकालते हैं तो 2n होता है। तो यहाँ पे 2n बराबर ये दिया है 48, तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 48/2 करेंगे तो 24। किसी भी तरह से घुमाए, आप लोगों को घूमना नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का कि एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। एनटीपी पर नाइट्रो ट्राइफॉस्फेट दिया है, इस पर हम लोग का पूछा है कि CO2 का आयतन क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अनुभार का आयतन होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर, जो कि हम लोग का ऑप्शन में दिखाई दे रहा है विकल्प नंबर ए। आप लोग इसे चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कि समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। दोस्तों, जो व्याख्या किया जाएगा वह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा, उस पर भी ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है। जो कि आप लोगों को विकल्प ए में दिया गया है बॉयल का नियम, विकल्प बी में दिया गया है चार्ल्स का नियम, विकल्प सी में दिया है डाल्टन के नियम, और विकल्प डी में दिया है एवोगाद्रो की परिकल्पना। तो इसको आप लोग चिन्हित कर लीजिए
और हम इसका आप लोग को बताते हैं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो की परिकल्पना। अभी जो ये सब जितने भी नियम हैं यह सब गैस से संबंधित है, तो इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अवोगाद्रो का नियम क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में क्या होता है, कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में आप लोग जानते हैं कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 आप लोग का जो परमाणु होता है, परमाणु यही जो संख्या होती है हम लोग का, वही होता है एवोगाद्रो की संख्या, जिसे बोलते हैं मोल का मान। अगर मोल के मान पूछा जाए तो वो भी आप लोग बता सकते थे कि 6.022 गुने 10 के पावर 23, इसे आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद से अवोगाद्रो का जो नियम होता है वह होता है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब देखिए जो गैस का नियम हम लोग को दिया है फर्स्ट बॉयल का नियम, इसे भी आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि दे सकता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किस नियम से संबंधित है, तो आप लोग को बताना है बॉयल के नियम से। उसी तरीका से मान लीजिए कहे कि चार्ल्स का नियम बताइए, तो बताया जाता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। तो आप लोग जानते हैं कि परम ताप कितना होता है, परम ताप हम लोग का होता है कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, यही होता है हम लोग का परम ताप। तो अब हम लोग चलेंगे जो कि सी नंबर में दिया है डाल्टन का नियम। तो डाल्टन का नियम तो गैस से संबंधित नहीं था, ये बॉयल का नियम, चार्ल्स नियम, एवोगाड्रो का नियम संबंधित था। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों का कि बोल रहा है कि गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है। देखिए आप लोग के सामने विकल्प कौन सा सही संबंध है, विकल्प दिया गया है, आप लोग इसे मिला लीजिए, इसके बाद से हम इसको समझाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये संबंध जो पूछा है इसको बताते हैं, जो ये ग्राहम का नियम है। किनका नियम है, गैसों वाला ये संबंध ग्राहम का नियम है, जो बताते हैं कि नियत ताप एवं दाब पर गैस की विसरण की अपेक्षित गतियां उसके घनत्व तथा अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो उनके विसरण की दर है उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मान लीजिए वो बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर R1 R2 दिया हो तो उनके घनत्व, मान लीजिए घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या होते हैं D1 और D2 वर्गमूल के, तो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रख लिया हम लोगों ने। अब फिर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे R1 बटा R2, फिर हम लोग इसको अगर बाटा का बाटा मिलाता है या फिर इसको एक और दिखा दे जाए 1 बटा रूट अंडर D1 बटा रूट अंडर D2, तो क्या होता है जब बाटा का अंदर बाटा होता है तो इसे हम लोग प्लॉट देते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि R1 बटा R2 बराबर रूट अंडर D2 बटा D1, या इसको हम दोनों के एक रूट में लिख सकते हैं। तो ऐसा विकल्प देखेंगे तो ऐसा विकल्प हम लोग को दिखाई दे रहा है 4 का विकल्प बी, जो कि विकल्प बी हम लोग का सही होगा। इसी तरीका से मान लीजिए कि इसी में आता है कि विषाणु के दर में, देखिए अगर एक नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वायु से हल्की गैस पूछा जाए तो बताना होगा हीलियम। उसी तरीका से मान लीजिए कि देता है कि हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस की विसरण की गति से कितना गुना अधिक होती है, तो 4 गुना अधिक होती है। इसे हम लोग प्रूफ के साथ समझेंगे। या सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण दर का अनुपात बताइए। क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण का हमें क्या बताना है, दर का अनुपात बताना है, इसको हम लोग बताएंगे। तो देखिए आप लोग जानते हैं R1 बटा R2, तो आप लोग हाइड्रोजन के जानते हैं R1 क्या है, हाइड्रोजन ले लिए हैं, यहाँ पे हम लोग लिए हैं ऑक्सीजन, क्या लिए हैं ऑक्सीजन। तो आप लोग समझिए पहले कि हाइड्रोजन, आप लोग हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1 बटा हाइड्रोजन की परमाणु भार क्या होता है 1 होता है, और हम लोग का जो होता है इसका ऑक्सीजन का उसका होता है 16 अनुभार। तो
तो रूट अंडर वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ फिर हो जाएगा ये वाला 16 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे रह जाएगा। उसके वजह से 16 का वर्गमूल कितना होता है 4/1 बराबर 4:1, यानी वह हाइड्रोजन से 4 गुना अधिक होता है। इसको हम लोगों ने सिद्ध के साथ पढ़े। उसके बाद से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कि एक गैस की विसरण की दर क्या होता है। एक गैस की जो विसरण की दर होता है वह क्या होता है, यही पूछा गया है। तो आप लोग को देखिए दिया गया है कि अनुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, ये तो गलत है, अनुक्रमानुपाती होता नहीं है। अभी हम लोग जाने अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम लोग का आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। इसका हम लोग का आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका हम लोग का आंसर नंबर हो जाएगा बी। उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर अब 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को जानने के पहले कुछ विषय के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जान जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके कमरे में यानी किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। पूछा जाएगा किसके कारण, तो बताइएगा गैस के विसरण के कारण। और देखिए विसरण और प्रसरण में काफ़ी ही अंतर होता है। विसरण की बात आती है तो गैस से संबंधित होता है और प्रसरण की बात आती है तो वह द्रव से संबंधित होता है। जैसे चना क्यों फूलता है, और बात कर सकते हैं तो कह सकते हैं किशमिश क्यों फूल सकता है, काजू क्यों फूल सकता है, तो वह सब होता है। आपको बताना होता है प्रसरण, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं गैस के, तो आज हम लोग जानेंगे सिर्फ विसरण के। तो विसरण जो होता है वह अनुभाग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसी के कारण इत्र जो होता है वह वायुमंडल में फैल जाता है। और देखिए इसमें फैक्ट और जाने जाते हैं कि गैस के विसरण हेतु आवश्यक शर्तें पूछा जाए कि उनके बीच आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए। तो देखिए तो उनके बीच रासायनिक प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। रासायनिक प्रक्रिया उनके बीच संभव नहीं है। अगर वो रासायनिक प्रक्रिया कर लेते हैं तो उनमें विसरण संभव नहीं है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर बोल रहा है कि CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से क्या होती है आपको बताना है। 6 नंबर की यह हवा से क्या होती है। आप लोग जानते हैं कि CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से क्या होता है भारी होता है। क्योंकि यह हवा से क्या होता है भारी होता है। उसके बाद से इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जैसे देखिए विसरण नियम का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ जगह पर विसरण का नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। पहला, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में। अगर गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में किसका नियम का प्रयोग किया है तो विसरण के नियम का। सेकेंड, समस्थानिकों को अलग करने में। और थर्ड, गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में गैस के जो विसरण का नियम है उसका हम लोग क्या करते हैं उपयोग करते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर दिया है कि सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं तब तापक्रम होगा। तो देखिए जब शून्य आयतन प्राप्त करते हैं तो तापक्रम क्या होगा हम लोग का, आप लोग परम ताप होगा। तो परम ताप क्या होता है -273 यहाँ पर होना चाहिए था केल्विन, सब में होगा केल्विन, ठीक है। तो यहाँ में मिस्टेक्स हो गया है तो सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। देखिए अगर इसी को बात की जाए कि परम ताप कौन सा होता है तो -273.15 भी कहीं देता है, तो घबराने की बात नहीं है, यहीं तक न्यूनतम संभव तापमान है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 की बात आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का कि किसी गैस को दबाने पर या संपीड़ित करने पर दिया है ऑप्शन, केवल दाब बढ़ता है, केवल तापमान बढ़ता है, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि गुब्बारा लेते हैं, उस गुब्बारे को जैसे हम लोग दाबते हैं तो उसमें से जो उसका संपीड़ित मतलब का वह स्पंज की तरह दबता है। उसके बाद से क्या होता है जो इसमें का गैस होता है उसके अणुओं में गति होती है। जब गति होती है तो वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी वह ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी तापमान बढ़ने की संभावना होती है। तो आप लोग जो विकल्प चूज किए हैं उसमें से हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो कि दिया है दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। अगर आपने 8 में से 6 या 5 क्वेश्चन किए हैं तो
आप अपने तैयारी में अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन दिया हम लोग का कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आप लोग के सामने ऑप्शन दिया है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मोलों की संख्या पर। विकल्प नंबर डी, मोलों की संख्या पर। उसी तरीका से हम लोग का अब 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर बोल रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, यानी बोला है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाएगा, यही बोला है। आप लोग के सामने विकल्प नंबर ए, ये कम जाता है, उसका दाब बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी नंबर अपवर्तित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कि बढ़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बढ़ जाता है। इस तरीका से हम लोगों ने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को जाने। अगर इसी तरीका का आपको वीडियो चाहिए जिससे आप लोग का बोर्ड के एग्जाम में केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। इसलिए आप लोग बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो आप लोग को दे आप लोग के पास जा सके, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। इसके साथ साथ इस चैनल पर फिजिक्स की भी तैयारी कराई जाती है, जो कि सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए।